नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी बहू। नीलम, क्या बात है? कितने दिनों से बाबूजी से बात नहीं हो पा रही है। तुमने तो कहा था कि घर में बैठे-बैठे उनका मन नहीं लगता है, इसलिए वे पड़ोस के सोसाइटी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। पर पिछले 3-4 महीने से मेरी उनसे ना तो कोई बात हो रही है और ना ही मुलाकात हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो रात को लेट से घर आते हैं? खाना घर में ही खाते हैं या वह भी नहीं? तुम जानती हो ना, उनको बाहर का खाना पचता नहीं है। जरा उनका ख्याल रखा करो। माँ थी तो उनका हमेशा बहुत ख्याल रखती थी। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? राकेश अपनी पत्नी नीलम से कहता है। नीलम बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दुनिया में एक अकेला आपके ही बाप हैं जो बूढ़े हो रहे हैं और मैंने उन्हें काम पर नहीं लगाया है। पूरे दिन घर में बैठे रहते थे और मुझे और बच्चों को परेशान करते रहते थे। बच्चों से कहते थे, मेरे संग खेलो। अब बताओ, बच्चे उनके साथ क्या खेलेंगे? आप ही कहते थे, आपके बाबूजी इंजीनियर थे। जब घर में बबलू और बंटी को फिजिक्स का मैथ पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा 2-4 बच्चों को और पढ़ाएंगे तो मन लग जाएगा। और आपके बाबूजी ट्यूशन पढ़ाने के बाद कहाँ मटर गश्ती करते हैं, यह क्या मैं देखने जाती हूँ? जब किसी दिन मिलें तो खुद ही पूछ लेना। अब मुझे परेशान मत करो, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। इतना कहकर नीलम रसोई में खाना लगाने चली गई। समय बीतता गया। राकेश शाम में देर तक जागता रहा कि आज पिताजी से मुलाकात होती तो उनका हालचाल जरूर पूछूंगा कि वह इतनी देर से क्यों आते हैं। अगले दिन उनके पिता रमेश बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह काम पर नहीं जा पाए। राकेश ने जब उन्हें देखा तो आश्चर्य से बोला, बाबूजी, आपके कपड़ों पर यह कालिख और ग्रीस क्यों लगी है? आप तो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, फिर इतने गंदे कपड़े में आप लौट कर क्यों आए हैं? क्या किसी गाड़ी से टकरा गए हैं क्या? मैं कहता हूँ, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? मन नहीं लगता है तो पार्क में घूमने चले जाइए। वहां अपने उम्र के लोग मिलेंगे, मन बहल जाएगा आपका। वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है और यह तुमसे किसने कह दिया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ? जैसे ही नीलम वहां आई, रमेश बाबू समझ गए और बोले, हाँ, ट्यूशन ही कह लो, जिंदगी का ट्यूशन पढ़ने और पढ़ाने जाता हूँ। और यह कालिख और ग्रीस, यह तो जीवन का एक अध्याय है। तुम मेरी चिंता मत करो, आज आराम कर लूं, फिर कल से काम पर जाऊंगा। राकेश पिता की बातों को मानकर बाजार की ओर चला गया। नीलम रमेश बाबू से बोली, बाबूजी, अच्छा हुआ आपने अपने काम के बारे में नहीं बताया। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा थोड़ा आराम करे, तो उसके लिए आपको यह काम करना ही पड़ेगा, वरना घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते आपका बेटा आपके जैसा दिखने लगेगा। मैं तो कहती हूँ, आप जहाँ काम करते हैं वहीं रहिए। बार बार आने जाने में जो खर्चा होता है, उसी से वहाँ खाना खा लिया कीजिए। और वैसे भी महीने का जितना भी पैसा होता है, वह तो मेरे पास आ ही जाता है। रमेश बाबू बोले, बहू, इतना भी अत्याचार मत करो, कुछ तो दया करो। भगवान किसी पिता को ऐसे दिन ना दिखाए कि पिता अपने मन की बात बेटे को भी ना बता पाता। जो काम तुम मुझसे करवा रही हो, सोचा है कभी जब राकेश को पता चलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? नीलम बोली, उन्हें सब पता है। बस मैंने उन्हें कहा है कि आपके पास यह जाहिर ना होने दें कि उनको मालूम है, इसलिए वे आपसे ट्यूशन की बात कर रहे थे। रमेश बाबू बोले, नहीं नहीं, मेरा राकेश ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। याद रखो बहू, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुम किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, पर मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे पाप की परछाई उस पर आए और उसे किसी दुख का सामना करना पड़े। नीलम बोली, बाबूजी, मैं जो कह रही हूँ चुपचाप से उतना कीजिए। राकेश लौटकर घर आते हैं तो उन्हें कहिए कि मुझे बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही है और यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वहीं रहूंगा और रविवार के दिन तुम लोगों से मिलने आ जाऊंगा। वह आपको रोकने की कोशिश तो बहुत करेंगे, पर आप नहीं रुकिएगा।
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि आपका बेटा मुझे परेशान करता है। और फिर सोचिए, आपका बेटा जेल की हवा खाएगा। क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं? रमेश बाबू डर से थर थर कांपने लगे और बोले, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। मेरे बेटे ने या मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। सब कुछ तो अपना तुम लोगों के हवाले कर दिया। फिर तुम मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहती हो? तुमने मुझे जो काम दिया है वह काम कर रहा हूँ। अब तुम चाहती हो कि मैं इस घर से अपने बेटे से भी दूर हो जाऊं? इस घर में मेरी पत्नी कमला की यादें हैं। कम से कम रात में उसकी यादों के सहारे अपने दर्द को भूल जाता हूँ और सो जाता हूँ। वहाँ किसका मुंह देखूंगा? कहते कहते वह रोने लगे। नीलम बोली, मुझे दूसरे शहर में एक अच्छी सोसाइटी में घर लेना है। पता है, उस घर की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं। अगर बचत नहीं करूंगी तो अपने बेटे बेटी को विदेश पढ़ाने के लिए कैसे भेजूंगी? वह देखिए, राकेश आ रहे हैं। चुपचाप जितना बोली हूँ उतना कीजिए, वरना रमेश बाबू बोले, नहीं नहीं बहू, मैं करूँगा करूँगा। कहते हुए रमेश बाबू रोने लगे। और जैसे ही बेटा सामने आया, अपने आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा राकेश, तुमसे कुछ बात करना है। राकेश बोला, हाँ हाँ बाबूजी, कहिए ना। रमेश बाबू ने अपनी पूरी बात बेटे के सामने रख दी। राकेश बोला, नहीं नहीं, एक तो मैं वैसे ही आपको दिन भर में एक बार देखता हूँ, अब आप यहाँ से दूर जाने की बात कर रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। नीलम दूर से उन्हें आंखें दिखा रही थी। जैसे ही राकेश ने नीलम को देखा, नीलम बोले, हाँ हाँ बाबूजी, आप क्यों हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? रमेश बाबू नीलम की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, ईश्वर ने कैसी मिट्टी से मेरी बहू को बनाया है। फिर भी रमेश बाबू ने बेटे के लिए ही उस विष का घूंट पी लिया और बोले, बेटा बस थोड़ी दिन की बात है, काम खत्म करके जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलो आज तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं ना जाने कब मौका मिले। इतना कहकर वह बेटे के साथ बैठ गए। अगले दिन रमेश बाबू जल्दी से अपना सामान समेटे और नीलम से विनती किए कि एक बार अपने बेटे से को देख लूं। नीलम बोली, नहीं, अगर राकेश देख लेगा तो आपको जाने नहीं देगा। यह लीजिए पैसे, बस का किराया है। आपसे जो रोज रोज आने जाने का खर्च करते थे, उसे खाना खा लेना। अब आप जाइए। इतना कहते हुए नीलम ने रमेश बाबू को धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और वे अपना आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गए। समय बीतने लगा। राकेश हर रोज पिता को याद करता और उनका ठिकाना पूछता तो नीलम बोलती, उन्होंने तो मुझे पता भी नहीं बताया है। राकेश हर रोज सोचता कि आज नहीं तो कल पिता लौट ही आएंगे। समय बीतता गया। राकेश भी काम में व्यस्त होने लगा। इधर रमेश बाबू अपने काम में लगे रहते। उम्र तो नहीं थी, फिर भी पेट और बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करते। 2 महीने बाद राकेश अपने मित्र आकाश के साथ दूसरे शहर के लिए निकला। 20 किलोमीटर दूर ही गया होगा कि उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। आकाश बोला, बगल में चाय की दुकान है और एक गैराज भी है। तुम चाय के लिए बोलो, मैं गाड़ी बनवा कर लाता हूँ। इतना कहकर आकाश गैरेज के पास पहुंचा और गाड़ी ठीक करने के लिए बोल दिया और दोनों मित्र चाय पीने लगे। कुछ देर बाद आकाश बोला, यार राकेश, मैं गाड़ी देख कर आता हूँ, तुम बैठो। इतना कहकर वह गैराज की तरफ चला गया। अचानक से राकेश को शोर सुनाई दिया। आकाश ने एक जोरदार चांटा एक बुजुर्ग मैकेनिक को लगाया और बोला, अबे बूढ़े, तुझे किसने गैराज में काम करने को रखा है? अपने आप को इंजीनियर समझता है? किसने कहा था तुम्हें मेरी गाड़ी का पार्ट पुर्जा खोलने को? बोल, पता है इसकी कीमत? तेरे पूरे खानदान को भी बेच दूंगा तो भी इस गाड़ी के पैसे नहीं चुका पाएगा। कहाँ गया इस गैराज का मालिक? कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हैं। गैराज का मालिक बोला, साहब आप चिंता क्यों करते हैं? यह बुजुर्ग भले ही हैं, पर इन्हें जानकारी बहुत है। अगर इन्होंने गाड़ी का यह पार्ट खोला है, इसका मतलब इन्हें कुछ तो दिखा होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी आपको सही सलामत मिलेगी। और साहब, इतने बुढ़ापे में यह आदमी यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना इस उम्र में तो लोग बेटे के सहारे जीते हैं और घर में आराम फरमाते हैं। रमेश बाबू आकाश से बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे पूछा नहीं, पर आपकी गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी थी
कि अगर मैं इसका यह पुर्जा ना खोलता तो थोड़ी ही देर बाद यह रास्ते में रुक जाती, और आगे घना जंगल है, वहां आपको कोई मैकेनिक भी नहीं मिलता। बस यही सोचकर आकाश बोला, अभी बेटा किसको कह रहा है तू? तेरे जैसे इंसान को तो मैं अपना नौकर भी ना बनाऊं, और तू मेरा बाप बनने चला है, चल हट। इतना कहकर आकाश ने रमेश को धक्का मारा। रमेश बाबू लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाले थे कि अचानक किसी के मजबूत हाथों ने उन्हें सहारा दिया। जैसे ही रमेश बाबू ने अपना सर उठाकर देखा, बाबूजी, आप यहाँ इस हालत में? राकेश रमेश बाबू को गले से लगाया, उनके चरण स्पर्श किए और बोला, आकाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिता पर हाथ उठाओ? इतना कहते हुए राकेश उसे जोर का चांटा लगाया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग इंसान से तुम इस तरह से बात कर रहे हो? आकाश हैरानी से बोला, यह तुम्हारे बाप हैं? तुम तो कहते थे तुम्हारे बाप बहुत विद्वान हैं और वे किसी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। राकेश ने अपने पिता को सहारा दिया और कुर्सी पर बैठाया, पानी पिलाया और बोला, बाबूजी, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आखिर आप इस जगह ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी छोड़ी? रमेश बाबू रोने लगे। आसपास खड़े सभी लोग बाप बेटे को देख रहे थे। रमेश बाबू बोले, भगवान किसी पिता को ऐसे दिन ना दिखाए, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यह सब देखना लिखा था। राकेश बोला, मुझे बताइए, आखिर यह सब कब हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर क्या मजबूरी थी? रमेश बाबू उस दिन को याद करने लगे और बोले, बेटा, याद है तुम्हें तुम्हारी माँ के मरने उपरांत, जब 4 महीने बाद तुम मुझे अपने पास लेकर आए, कुछ रोज रोज बाद ही बहू को मेरा वहां रहना और तुम्हारा मेरी माँ की तरह चिंता करना खटकने लगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। एक रोज रमेश बाबू को जोरों की भूख लग रही थी। अंदर सभी खाना खा रहे थे। बहू बहू को कई बार उन्होंने आवाज लगाई, पर कोई अंदर से खाना लेकर नहीं आया। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्कुट और चाय पिए बैठे थे। बाकी दिन तो सुबह बच्चों और राकेश के लिए जब नाश्ता बनता था, उसी समय उन्हें भी एक रोटी मिल जाया करती थी। पर आज रविवार था। रविवार के दिन तो 12 बजे तक खाना बनता था। बच्चे अपने मनपसंद के लिए कुछ भी नाश्ता बनवा लेते तो उन्हें मिल जाता, और घर के बूढ़े को एक रोटी तक नहीं पूछते थे। कुछ दिन बाद बहू ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम हमें सौंप दिया। जब तक हम वह ट्यूशन पढ़ाते, तब तक उन्हें चाय पानी मिलती, और जिस महीने एक भी बच्चा ट्यूशन छोड़ता, मेरी एक रोटी कम कर दी जाती। हर महीने का लगभग यही था। एक रोज रमेश बाबू ने हाथों से अपनी थाली उठाई और उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को एक किनारे रखकर उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनका जी मचलने लगा। जैसे ही छोटी सी कटोरी उन्होंने उठाई, नीलम बोली, खबरदार जो दही को हाथ लगाया। बेटा बोलता है खांसी है, और इनका जीभ लपक रहा है, और इस उम्र में दही खाकर कौन सा 2-4 साल ज्यादा जी लेंगे, और जियोगे तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ाओगे। चुपचाप से अपनी थाली लेकर बरामदे में चले जाओ और जाओ ट्यूशन पढ़ाने, वरना जो 2 रोटी मिल रही है वह भी कम हो जाएगी। बेचारे रमेश बाबू चुपचाप अपनी थाली लेकर बाहर निकल गए और अपनी खाट पर आकर अपनी पत्नी को याद करने लगे कि कैसे उन्हें थाली में सजाकर खाना परोसती थी। जब तक खाना नहीं खाते थे, तब तक वहीं बैठकर पंखा चलाती रहती थीं। आज हर कोई घर के अंदर खा रहा है, और घर का मालिक घर के बाहर सूखी रोटी और दाल खा रहा है, मानो उसे वह कुकुर समझते हों, जो घर की देखभाल के लिए रोटी उसके सामने फेंक दी जाती है। अचानक से गैराज के मालिक की आवाज पर रमेश बाबू अपनी दर्द भरी यादों से बाहर आए। रमेश बाबू, आपने कभी बताया नहीं कि आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, और जिस औरत ने आपके काम के लिए बात की थी वह क्या आपकी बहू है? भगवान किसी पिता को ऐसे दिन ना दिखाए, और कोई औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? हे भगवान, उसने अपने साथ मुझे भी इस पाप में भागीदारी बना दिया। नहीं नहीं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आपके बेटे बहू आपको नहीं रखते हैं तो आप मेरे साथ चलिए। राकेश बोला, नहीं, मेरे बाबूजी अब कहीं नहीं जाएंगे, इज्जत के साथ अपने घर पर रहेंगे। वहीं खड़ा आकाश उनसे माफी मांगा और बोला, अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप राकेश के पिता हैं। रमेश बाबू बोले, बेटा, मैं तुम्हारे मित्र का पिता हूँ, यह सोचकर तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो क्या तुम उस पर ऐसे ही हाथ उठा देते? अरे कुछ नहीं तो अगले की उम्र का लिहाज करो। मैं रहूं या कोई और रहे, बुजुर्ग किसी ना किसी का तो बाप होता ही है। इतना कहकर रमेश बाबू अपने बेटे का हाथ थाम कर घर की ओर निकल लिए। पिता को बाहर कुर्सी पर बिठाकर राकेश घर के अंदर प्रवेश किया और बोला, नीलम, बहुत दिन हो गए, बाबूजी की कोई खबर नहीं आई। काम तो तुम्हारे कहने पर मिला था, तो फोन करके पता करो ना कि आखिर 3-4 महीने हो गए, बाबूजी घर क्यों नहीं लौटे हैं। नीलम बोली, आपके कहने से पहले ही कल मैं फोन की थी। उन्होंने कहा कि बाबूजी जिसे पढ़ा रहे थे वह आदमी उन्हें अपने साथ विदेश ले गया। और बाबूजी को देखिए, हमें बताया भी नहीं और उस आदमी के साथ विदेश चले गए, यह कहकर कि उनको बच्चों को वो वहीं पढ़ाएंगे और अपना बुढ़ापा आराम से विदेश में जिएंगे। आपने सोचा था कि आपके पिताजी कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे? छी छी छी। तभी नीलम के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। वहीं खड़ा खड़ा आकाश बोला, भाभी जी, कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगी। यार राकेश, अपने घर की बात तुम खुद ही संभालो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। नीलम कुछ समझाती और पूछती, इतनी देर में दूसरा चाटा उसे और पड़ा। और राकेश बोला, बेशरम औरत, तुमने मेरे भगवान जैसे बाप को गैराज में नौकरी दिलवाया। जो मेरा बाप अपने जमाने में इंजीनियर था, मास्टर था, उसे तुमने एक मैकेनिक बना दिया और मुझसे झूठ पर झूठ कहती रही। और तुमने उन्हें इतना डराया कि तुम उन्हें मुझसे मिलने भी नहीं दिया और मुझे जेल भिजवा दोगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जेल कौन जाएगा, रुको तुम। इतना कहकर राकेश ने फोन निकाला और पहले नीलम के माँ बाप को फोन करके बुलाया और बोला, अब मैं पुलिस को फोन करूंगा और बताऊंगा कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या क्या किया है। नीलम रोने लगी, राकेश से माफी मांगने लगी। तभी बाहर से रमेश बाबू के कदमों की आहट आई। सामने रमेश बाबू को देख नीलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब समझ गई कि अब राकेश से कुछ छुपा नहीं है। उसने रमेश बाबू के पैर पकड़ लिए और बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। पर इन्हें समझाइए, मुझे जेल ना भेजें। मेरे ऊपर, मेरे बच्चों में, मेरे बारे मेरे में बच्चे क्या सोचेंगे। रमेश बाबू ने राकेश को रोक लिया और बोले, बेटा, जो होना था हो गया, परंतु अपने बच्चों के बारे में सोचो। राकेश ने कहा, आपने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया, पर बदले में मेरी पत्नी ने आपके साथ क्या किया। तो अब मुझे अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं। तभी उनके ससुराल वाले आए, उनके सामने सारी बात खुली तो नीलम के माता पिता भी उस पर चिल्लाने लगे कि तुमने तो हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो कि एक बूढ़े पिता को उसके बेटे से दूर कर दो और उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दो। नीलम को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि उनके यह सब करके उसको यह सब करके अपनी गृहस्थी खराब कर ली है। पिता के कहने पर राकेश ने नीलम को माफ तो कर दिया, पर कहा कि तुम अपना सारा सामान मेरे कमरे से निकाल कर अब दूसरे कमरे में रहोगी। हाँ, इस घर की बहू होने के नाते अगर बाबूजी ने तुम्हें माफ कर दिया है तो तुम रह सकती हो, पर तुम मेरी पत्नी होने का अधिकार खो चुकी हो। अब एक ही घर में सब रहते थे, पर नीलम सबके लिए अनजान हो गई थी। पर रमेश बाबू का व्यवहार उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला था। आज भी वह बहू कहकर ही पुकारते थे और उतनी ही इज्जत दे रहे थे। नीलम ने इस बात को स्वीकार किया कि जिस घर में बड़े बूढ़े खुश रहते हैं, उस घर में तो खुशियां चारों तरफ से बरसती हैं। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।